प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का किया लोकार्पण। अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने किया है निर्मित। पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्व स्तरीय कैंसर उपचार सुविधा होगी उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में किया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमृता अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल अमृतानंदमयी मठ द्वारा होगा संचालित। अस्पताल की क्षमता 2600 बिस्तरों की। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत 12 सितंबर को सुनाएगी अपना फैसला। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी की। ज्ञानवापी के मालिकाना हक का है ये मामला। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हुई हमलावर। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, शराब माफिया के पैसों से आम आदमी पार्टी ने लड़ा पंजाब का चुनाव। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन सरकार ने बहुमत किया साबित। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 160 वोट। वोटिंग का भाजपा ने किया बहिष्कार। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा। बिहार और झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। बिहार में जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में और झारखंड में अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में। झारखंड, बिहार, दिल्ली, एनसीआर और तमिलनाडु सहित 17 जगहों पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी। आरजेडी, जदयू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता आरोपों के घेरे में। और टोक्यो में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। किदाम्बी श्रीकांत अपने चीनी प्रतिद्वंद्वी से हारे। पुरुष युगल वर्ग में एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी अगले दौर में। अश्विनी पोनप्पा और एन. सिक्की रेड्डी की जोड़ी हारी। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। इससे पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध होगी। ये कैंसर अस्पताल तृतीयक स्तर का है, जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। पीएम मोदी ने देश के गरीब समुदाय के लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने पर जोर देते हुए कहा कि आज एक नहीं, दो नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे और कदम कदम पर उसका साथ दे। आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल
और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। और इससे पहले आज ही प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में बने अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन किया। अस्पताल का निर्माण माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा करवाया गया है। अस्पताल की क्षमता 2600 बिस्तरों की होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को माता अमृतानंदमयी का आशीर्वाद भी मिला। अस्पताल के बनने से एनसीआर के लोगों को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा। और प्रधानमंत्री ने देश में पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान और परंपरा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आयुर्विज्ञान एक वेद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। ऐसे में अध्यात्म और चिकित्सा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में दायर वाद में वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। आज की अदालती कार्यवाही में भोजन अवकाश से पहले प्रतिवादी पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताते हुए उससे संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। आज की कार्रवाई में भोजन अवकाश के पश्चात वादी पक्ष ने दलीलें रखी और अदालत को बताया कि प्रतिवादी पक्ष ने जो साक्ष्य अदालत में रखे हैं वो आलमगीर मस्जिद के हैं, जो कि बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं और ज्ञानवापी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 12 सितंबर की तारीख अब मुकर्रर की है। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये आलमगीर मस्जिद है, जबकि हमारा कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है। सारे डॉक्यूमेंट्स में थ्रू आउट इस प्रॉपर्टी को ज्ञानव्यापी मस्जिद माना गया है। आलमगीर मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद है, उसका नाम आलमगीर मस्जिद है। बनारस का हर एक आदमी जानता है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट दिखा के ये बोलना कि ये जो गजट पब्लिकेशन है ये ज्ञानव्यापी का है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड था। हमारी पूरी लीगल टीम ने इसे कोर्ट में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के संज्ञान में हम ये बात लाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारी बात को मानेगा। सन 37 में फैसला हो चुका है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। उसका एक सरकारी गजट हो चुका है जिसमें वक्फ कमिश्नर की तरफ से 44 में पब्लिकेशन हुआ है कि वो मस्जिद है और वक्फ नंबर 100 पे दर्ज है। लिहाजा चूँकि मस्जिद कल और से 400 साल पहले से उन बगौल उनकी एग्जिस्ट कर रही है, लिहाजा 15 अगस्त 1947 के पहले भी मस्जिद थी और उस तारीख को भी थी, आज भी है। और अब बात बिहार की राजनीति की, जहां महागठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। नीतीश 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन बीजेपी के साथ मतभेद होने के बाद उन्होंने हाल ही में एनडीए से खुद को अलग कर लिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। विधानसभा में विश्वास मत पेश करते हुए आज नीतीश कुमार ने सदन में ये बताया कि उन्होंने बीजेपी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। और अगली खबर भी बिहार से ही। यूपीए सरकार के दौरान लालू यादव के रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई ने आज राष्ट्रीय जनता दल के 5 नेताओं के घर पर छापा मारा है।
साथ ही राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। लालू यादव की पार्टी के 4 नेताओं में सुनील सिंह, अशफाक करीम, फैयाज अहमद, सुबोध राय, पूर्व विधायक राजद अबू दोजाना शामिल हैं। आरजेडी के नेता बिस्कोबॉन के चेयरमैन सुनील सिंह के घर बड़ी संख्या में टीम पहुंची। सुनील सिंह की पत्नी भी इस दौरान भड़कती हुई दिखाई पड़ी। राष्ट्रीय जनता दल की एक राज्यसभा एमपी डॉक्टर फैयाज अहमद के ठिकानों पर केंद्र की ईडी की छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह शुरू हुई छापेमारी में करीब 45 लोगों की टीम है। बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद बिस्फी से राजद के भूतपूर्व विधायक और वर्तमान में राजद कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी अशफाक के घर पर छापेमारी हो चुकी है। इस छापेमारी के दौरान उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। आरजेडी के नेता और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी छापेमारी जारी है। बताया जाता है कि सुबोध राय आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी हैं। पूर्व विधायक राजद के अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं ताज़ा अपडेट के मुताबिक पटना समेत कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। भारत में आने वाले दिनों में गेम्स से ज्ञान भी मिलेगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि गेमिंग के क्षेत्र में भारत दुनिया के पहले 5 स्थानों में शामिल हो गया है और अगले साल यानी कि साल 2023 तक भारत में 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स होंगे। गेमिंग के क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 स्थानों में देशों में भारत आया है। गेमिंग सेक्टर की अगर हम ग्रोथ देखें तो 28% के लगभग इसकी ग्रोथ 2021 में हुई और पिछले 5 वर्षों में ये जो लगातार इसकी ग्रोथ हुई है, अगर मैं ऑनलाइन गेमर्स की नंबर आपके सामने कहूं तो पिछले 2020 से 21 के बीच में 8% की इसकी ग्रोथ हुई, जहां 36 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ ये हो गए और 2023 तक अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स होंगे। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी मार्केट, तो गेम से ज्ञान भी मिले, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये कदम है। और इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन की तारीफ की। उन्होंने स्वराज धारावाहिक का खासतौर पर जिक्र करते हुए कहा कि दूरदर्शन की इस कोशिश ने सभी का दिल जीत लिया है। खुद प्रधानमंत्री ने भी स्वराज के एपिसोड देखे हैं और लोगों से इसे देखने का आह्वान भी किया है। हर कोई आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ा और इसी दिशा में दूरदर्शन ने भी अपनी ओर से स्वराज धारावाहिक बनाने का प्रयास किया। 2 एपिसोड्स इसकी अब तक आई हैं। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और बुद्धिजीवियों और बाकी जो समाज के ऐसे लोग हैं उनके साथ देखने का प्रयास भी किया। 2 एपिसोड उन्होंने स्वयं भी देखी और सबको देखने के लिए कहा भी। देश के अलग अलग राज्यों में कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने विधायकों और बाकी सबके साथ देखने की शुरुआत की है और हर रविवार को रात 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी एपिसोड भी आती है। और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।